इस वीडियो क्लास में हम फंजाई अर्थात कवक के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई पाए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, इनका न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, ये अपना रिप्रोडक्शन मींस जनन कैसे करते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कवक शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है। तो कवक शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मशरूम अथवा छत्रक होता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसको कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। कवक क्लोरोफिल रहित मीन्स उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वो बीजाणु धारण करने वाले मीन्स स्पोर धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अब अगर इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जो फंजाई होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। और इनका जो प्लांट बॉडी होता है, थैलस होता है, वो ब्रांच्ड एवं तंतुमय कवक तंतुओं मीन्स हाइफे से बना होता है। जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं कि जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कहलाएगा हाइफे। तो जो ये हाइफे हैं ये क्या करते हैं कि सघन वृद्धि करके एक जाल सदृश संरचना ये बना लेते हैं। ये जो हाइफे हैं ये वृद्धि करके एक जाल सदृश संरचना बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। मीन्स जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये हाइफे कहलाएगा। ये जो हाइफे हैं ये वृद्धि करके जो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ये कहलाएगा माइसीलियम। ठीक है। इसके बाद श्लेष्म फफूंद जो होता है, स्लाइन मोल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, तो अन्य सभी कवकों में जो प्रोटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, वो स्पष्ट कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है। फंगल सेलुलोज जिसे काइटिन भी कहते हैं, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, परंतु कैरोटिनाइड सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और इनमें भोजन का संचय कैसे होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इनमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अधिकांश जो फंजाई हैं उनमें माइसीलियम के विभिन्न हाइफे अक्रिस्टलीय फेल्ट सदृश समूह में रहते हैं, परंतु कुछ प्रगत वर्गों के जो फंजाई हैं उनके जीवन चक्र की कुछ प्रवस्थाओं में जो कवक तंतु हैं वो रूपांतरित होकर के विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो सबसे पहला है दीर्घ ऊतक यानी कि प्रोसेंकाइमा। जब अनेक हाइफे परस्पर समांतर क्रम में शिथिल रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि कवक तंतुओं की जो इंडिविजुअलिटी है वो बनी रहे, तो यह कवक तंतु क्या कहलाएंगे, दीर्घ ऊतक यानी कि प्रोसेंकाइमा कहलाएंगे। और दूसरा है आभासी पैरेंकाइमा, स्यूडो पैरेंकाइमा। तो जो इसमें हाइफे हैं आपस में उलझकर एक संघत ऊतक बनाते हैं। और फिर जो इस ऊतक में हाइफे हैं इतने जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं कि उनका इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाता है। और अनुप्रस्थ परिच्छेद में आभासी पैरेंकाइमा किस प्रकार से दिखाई देता है, उच्च पौधों के पैरेंकाइमा के समान दिखाई देता है। इसके बाद है तंतु जटा यानी कि राइजोमॉर्फ। इसमें क्या होता है कि जो इनके अनेक हाइफे हैं वो दृढ़बद्ध रूप से व्यवस्थित होकर के कैसी संरचना बनाते हैं, जड़ सदृश संरचना बनाते हैं, रूट की जैसी संरचना बनाते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं, राइजोमॉर्फ यानी कि तंतु जटा कहते हैं। इसके बाद है स्क्लेरोसियम। इसका मतलब है गोल चपटी संरचना। तो इसमें क्या है कि ये जो कवक तंतुओं की जो गोल चपटी और दृढ़ आभासी पैरेंकाइमी संरचना है वो ये कवक की क्या कहलाती है, रेस्टिंग स्टेज यानी कि विश्रांति प्रवस्था को प्रदर्शित करती है। और इसमें क्या होता है कि मॉनिटोल और ग्लाइकोजन, लिपिड आदि जो खाद्य पदार्थ हैं वो इसमें संचित रहते हैं। इसके बाद है आसंगांग एप्रीसोरियम। इसमें क्या है कि जो परजीवी कवक की अनेक जातियां हैं
जैसे कि पक्सिनिया, प्लाज्मोपारा। तो उसके कवक तंतु जिस बिंदु से परपोषी के संपर्क में आते हैं, उस स्थान पर एक क्या होता है, सूक्ष्म गोलाकार संरचना बनाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, आसंगांग यानी कि एप्रीसोरियम कहते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। और यह करता क्या है कि यह कवक को परपोषी से चिपकने में सहायता करता है। ये जो आसंगांग है, एप्रीसोरियम है, यह कवक को परपोषी से चिपकने में सहायता करता है। इसके बाद है चूसकांग, हॉस्टोरिया। इसमें क्या होता है कि ऑब्लिगेट जो पैरासाइट हैं, अविकल्पी परजीवियों में पोषक कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करने के लिए जो हाइफे हैं, वो विशेष प्रकार के इंट्रासेलुलर संरचनाएं बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें जो है ये इंट्रासेलुलर संरचनाएं हैं जो बनाते हैं, इन्हें कहते हैं चूसकांग। और ये करते क्या हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम भी स्रावित करते हैं। इसके बाद जो कवक होते हैं, उनको न्यूट्रिशन के आधार पे 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। तो सबसे पहले देखते हैं पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। ऐसे कवक जो अपना पोषण जीवित कोशिकाओं, पादप अथवा जंतु कोशिका से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स यानी कि परजीवी कहलाते हैं। अब इनमें से भी परजीवी के अंदर भी इनके टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है अविकल्पी परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसमें क्या है कि ऐसे परजीवी कवक जिनके पोषण के लिए जीवित जो प्रोटोप्लाज्म है वो अनिवार्य हो, तो वो अविकल्पी परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो ये है रेविनेलिया और पक्सिनिया। तो चित्र में जो हम ये देख रहे हैं, ये जो रस्टेड पार्ट दिख रहा है हमको, तो ये है पक्सिनिया। ठीक है, ये पक्सिनिया का चित्र है। और पक्सिनिया क्या करता है? पक्सिनिया जो ग्रेमिनेस है, ये गेहूं में कीट रोग पैदा करता है। और इसी को और क्या कहते हैं? इसी को रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरा है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स यानी कि विकल्पी मृतजीवी। इसमें क्या है कि ऐसे परजीवी कवक जो जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थों में उग सकते हैं, जैसे कि ऑस्टिलेगो, स्फेसिलोथिका, टीलोपोस्पोरियम, ये कहलाएंगे विकल्पी मृतजीवी यानी कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। और इस चित्र में हम ये देख रहे हैं कि ये जो मक्का है, इस मक्के में जो ये फफूंद लगी हुई है, जो ये फंजाई है, ये संक्रमित अवस्था है इसकी, ये किसके कारण है? ये अस्टिलेगो के कारण है। और इसी को क्या कहते हैं? स्मट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। जो अस्टिलेगो है, इसको स्मट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है मृतजीवी सैप्रोफाइट्स। इसमें क्या है कि ये कवक मृत जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्यक है, अर्थात अजीवित कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। अब जैसे कि म्यूकर है, म्यूसिडो है, इनकी कुछ ऐसी मृतजीवी कवक हैं जो अपना भोजन केवल मृत कार्बनिक पदार्थ से ही ग्रहण करते हैं। और इनमें जीवित पौधों अथवा प्राणियों को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अविकल्पी मृतजीवी यानी कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट कहते हैं। कौन कौन से? जैसे कि म्यूकर और म्यूसिडो। इसके बाद क्या होता है कि इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मृतजीवी कवक भी हैं जिनमें जीवित पौधों व प्राणियों को संक्रमित करने की क्षमता होती है। तो उन्हें क्या कहते हैं? विकल्पी परजीवी यानी कि फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल फ्यूजेरियम और पिथियम। तो जो हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है? ये फ्यूजेरियम का चित्र है और ये है पिथियम का चित्र। तो फ्यूजेरियम और जो पिथियम है, ये मृतजीवी में कहलाएंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि विकल्पी परजीवी। और इसके बाद है सहजीवी। कुछ कवक क्या होते हैं कि दूसरे जीवित पौधों अथवा प्राणियों में उगते हैं,
तथा दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार का जो साथ साथ का जीवन है वो कहलाएगा सहजीविता, सिम्बायोसिस कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लाइकेन, ये जो हम चित्र में देख रहे हैं ये क्या है? लाइकेन है। और ये अधिकतर क्या होता है? चट्टानों में अधिकतर ये उगते हैं, पाए जाते हैं। तो ये जो लाइकेन है ये शैवाल और कवक के बीच का सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है। और इसके बाद दूसरा उदाहरण है माइकोराइजा। माइकोराइजा कवक जो है पौधों की जड़ों पर आश्रित रहते हैं। जो पौधों की जड़ें हैं वहां पर ये माइकोराइजा आश्रित रहते हैं। तो किसी कवक तथा वैस्कुलर प्लांट की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी जो संबंध है उसका उदाहरण है माइकोराइजा। और देखिए माइकोराइजा करता क्या है कि यह जो है, ये जो माइकोराइजा है, तो यह प्लांट जो होता है वो माइकोराइजा को शुगर प्रदान करता है। और जो फंजाई होगा, जो माइकोराइजा, वो पौधे को क्या प्रदान करेगा? वाटर और मिनरल प्रदान करता है। तो दोनों क्या करते हैं? साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहलाएंगे सहजीवी। इसके बाद है कवकों में जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन है, वो किस प्रकार से होता है? तो वो तीनों प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और इसके बाद जो है सेक्सुअल। तीनों विधियों से कवकों में जनन होता है। ठीक है। वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। तीनों विधियों से इनमें जनन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो इसमें सबसे पहले क्या है? फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव का सबसे पहले किस विधि द्वारा होता है? ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? तो वेजिटेटिव जो है होता है वो कवक जाल, जो माइसीलियम है, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। जो माइसीलियम है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड में पूरा माइसीलियम बनाने की फिर क्षमता होती है। तो ये कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन द्वारा, यानी कि खंडन द्वारा, हिंदी में बोलेंगे इसको खंडन द्वारा जनन। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस और अल्टरनेरिया। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये म्यूकर है, ये राइजोपस है। तो इस प्रकार से जो इनमें जनन होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। इसके बाद है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया द्वारा जो जनन होगा वो किन में होगा? वो पेनिसिलियम और एस्परजिलस, एल्ब्यूगो, इनमें पाया जाएगा कोनिडिया द्वारा। पेनिसिलियम, एस्परजिलस और एल्ब्यूगो। कोनिडिया द्वारा कैसे होता है? तो कोनिडिया में क्या होता है कि अंगुलाकार, यानी अंगुली के आकार का या बोतल के आकार का जो प्रांगुल होते हैं, जो स्टेरिगमेटा होते हैं, वो बेसी पेटल चेन्स में उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक श्रृंखला में 10 से 12 कोनिडिया होते हैं। जैसा कि ये पेनिसिलियम का चित्र है, तो इस पेनिसिलियम में ये जो गोल गोल सी स्ट्रक्चर बने हैं, ये स्पोर बने हैं, इसी को कहते हैं कोनिडिया। ठीक है। ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ये कहलाते हैं कोनिडिया। तो ये कोनिडिया अंगुलाकार या बोतल के आकार का जो प्रांगुलों पर, यानी कि स्टेरिगमेटा पर बेसी पेटल चेन्स में एक श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं। और प्रत्येक श्रृंखला में 10 से 12 कोनिडिया होते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टेरिगमेटा के केंद्रक में निरंतर विभाजन होते रहते हैं और कोनिडिया निर्माण की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है। बार बार ये सब जो प्रक्रिया है इसकी ये होती रहती है और इनकी वृद्धि से नया माइसीलियम बनता है। तो इस प्रकार से ये कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद है फिजन द्वारा, यानी कि विखंडन द्वारा। तो इसमें कैसे होता है? तो जो विखंडन द्वारा होगा जनन, उसमें कोशिका विभाजन की क्या होती है? सरल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होगा कि जो मदर सेल है वो मदर सेल, जैसे कि यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये जो मदर सेल है ये क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी संकुचन द्वारा और 2 डॉटर सेल में विभक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो जनन होगा वो कहलाएगा विखंडन, यानी कि फिजन द्वारा। और ये किस में अधिकतर पाया जाता है? ये ईस्ट में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद है अगला जो रिप्रोडक्शन होगा उसका टाइप है बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा। मुकुलन द्वारा इसमें क्या होता है कि
जो जैसे कि ईस्ट है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्र में, जो ईस्ट है इसकी कोशिका के एक ध्रुव पर उसके समीप एक छोटा सा आउट ग्रोथ, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में, तो एक छोटा सा ये आउट ग्रोथ है। इस आउट ग्रोथ का निर्माण होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, मुकुल या बड कहते हैं। और इस बड के विकसित होते ही कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजित होता है, और दो संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है, और धीरे धीरे मुकुल के आमाप में वृद्धि होती है। मतलब धीरे धीरे जो ये बड है इसके आमाप में वृद्धि होती रहती है, और अंततः यह मदर सेल से पृथक हो जाता है और एक नया जीव बना लेता है। तो इस प्रकार से जो बडिंग द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो किन किन में होगा, वो ईस्ट में और अस्टिलैगो में, ईस्ट में और अस्टिलैगो में जो होगा वो मुकुलन के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बाद है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अनेक प्रकार के स्पोर्स द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, अनेक प्रकार के स्पोर्स द्वारा होता है। ठीक है, जो ये स्पोर्स हैं ये, तो इन स्पोर्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इनके भी टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, असेक्सुअल जू स्पोर्स, पहला टाइप है असेक्सुअल जू स्पोर्स, यानी कि अलैंगिक चल बीजाणुओं द्वारा। और ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एक्लिया और पिथियम और फाइटोप्थोरा, इनमें जो है असेक्सुअल जू स्पोर्स यानी कि अलैंगिक चल बीजाणुओं द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके बाद है दूसरा टाइप क्लैमिडो स्पोर्स द्वारा। ठीक है, क्लैमिडो स्पोर्स द्वारा जो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें किस में होगा, वो अस्टिलैगो में होगा। और तीसरा एग्जाम्पल है आइडिया द्वारा। देखिए जो हम इस चित्र में देख रहे हैं, सभी में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा हो रहा है, स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और इनके नाम अलग अलग हैं। तो जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो ये चित्र हम देख रहे हैं इसमें, तो इसको क्या कहते हैं, ऑइडिया द्वारा। ये जो स्पोर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कहलाएगा ऑइडिया के द्वारा, ये जो स्पोर्स है। तो ये ऑइडिया के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस में होगा, कोलिबिया और कॉप्रिनस, ये इसके एग्जाम्पल हैं, कोलिबिया और कॉप्रिनस। इसके बाद है अगला टाइप है एप्लैनोस्पोर्स, यानी कि अचल बीजाणुओं द्वारा। तो ये अचल बीजाणुओं द्वारा जो होगा, एप्लैनोस्पोर्स इसी को कहते हैं, द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होगा, वो म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस। जो म्यूकर की जातियां हैं उसको क्या कहते हैं, रोटी फफूंद के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, म्यूकर की जातियां रोटी फफूंद के नाम से भी जानी जाती हैं। तो म्यूकर और राइजोपस में कैसे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एप्लैनोस्पोर्स यानी कि अचल बीजाणुओं द्वारा होगा। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जो फंजाई हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और जो लैंगिक जनन होगा वो कैसे होगा, उन लैंगिक प्रक्रम जो होगा उसमें 3 स्पष्ट प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, पहली है प्लाज्मोगेमी, दूसरी है कैरियोगेमी, और तीसरी है अर्धसूत्रण यानी कि मियोसिस। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मोगेमी है, इस क्रिया में प्लाज्मोगेमी में 2 निषेच युग्मक यानी कि कॉम्पिटिबल गैमेट्स अथवा सेक्स सेल्स एक दूसरे के निकट पहुंचती हैं, तथा उनके जो प्रोटोप्लाज्म है उनका क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म का संलयन हो जाता है। तो ये कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। इसके बाद जो दूसरा है वो है कैरियोगैमी। तो जो कैरियोगैमी है इसमें क्या होगा, इस क्रिया में प्लाज्मोगैमी द्वारा निकट लाए गए 2 संयोजन से एक डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। और इसके बाद तीसरा है अर्धसूत्रण यानी कि मेयोसिस। तो इसमें क्या होगा कि जो केंद्रक है वो संलयन के पश्चात द्विगुणित केंद्रक का यानी कि जो डिप्लॉयड केंद्रक है उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः हैप्लॉयड प्रवस्था स्थापित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की आगे आने वाली वीडियो को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।